वन मार्कर वाले मैंने सोचा आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा दिए जाएं जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आपके एमसीक्यू में आ जाएं। तो एमसीक्यू टाइप में, हालांकि वो आएंगे आपके पेपर में एमसीक्यू टाइप में, बट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा 25-25 करके, ताकि अगर वो एमसीक्यू में अगर इसमें से आता है तो आप झट से उसका आंसर टिक कर देंगे। करेक्ट है ये बात? तो इसीलिए अब मैं आपको ये करवा रहा हूँ 1 मार्कर के जो एमसीक्यू में आएंगे। आपके पेपर में तो एमसीक्यू आएगा, बट मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कराने के लिए, ताकि आपका जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बस आपको तसल्ली पूर्वक के वीडियो को देखना, कोई टेंशन नहीं, कुछ लिखना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ समझना नहीं। जस्ट वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से, बिल्कुल रिलैक्स फ्री होके आप देखिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। जितना ज्यादा आप रिलैक्स होंगे उतनी अच्छे तरीके से चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ 2 काम करना आपको पढ़ने के लिए, ओनली 2 काम। पहला, खुश रहना है, दूसरा रिलैक्स रहना है। तो अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो खुश अपने आप हो जाएंगे, अगर आप खुश हो जाएंगे तो रिलैक्स अपने आप हो जाएंगे। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए, पर प्लीज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम आप अपने आप में 2 चीजें ला के देखिए। थोड़ा सा खुश होइए, मुश्किल लग रहा होगा बहुत बच्चों को, जब भी मैं बोलता हूँ खुश होइए बच्चे परेशान होते हैं। थोड़ा सा खुश, थोड़ा सा रिलैक्स, फिर देखिए कमाल अपने दिमाग का। ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे आपका दिमाग मैक्सिमम चल रहा होता है जब आप खुश होते हैं। खुश होइए सर, और प्यार कीजिए। प्यार मतलब किताबों से मेरे दोस्तों। जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा क्या है, पहले समझते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर मैं 5 से शुरू कर रहा हूं, पहले के 5 हटा दिए हैं, कुछ तकलीफ थी उसमें। जरा देखिए, कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंपॉर्टेंट इवेंट मार्क द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कहता है एक ऐसा कौन सा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करना पड़ गया था। ऐसा कौन सा इवेंट था जिसकी वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ होगा? तो एक बार देख के बताइए सर। इसका करेक्ट आंसर है बाई क्या है सर? बाई ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ। आपको पता है ना, गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, जिसकी वजह से वो गए थे और उन्होंने समुद्र से नमक बना दिया था। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। जब सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया गया, नमक कानून तोड़ दिया गया, उसके बाद इसी चीज को हम मानते हैं कि ये स्टार्टिंग है किसका? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। मतलब कि जो भी आप जो कुछ करेंगे हम आपकी बात मानेंगे, हम उसे डिसओबीडियंट, हम आपके आज्ञाकारी बन के नहीं रहेंगे। यही याद रखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत क्या है? ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। कहां पे? दांडी मार्च हुआ था उसके लिए। ठीक है, गुजरात। आपको तो याद ही होगा ना। आगे आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़िए। कहता है हु स्टार्टेड अवध किसान सभा। इसने कहा हुआ कि बताइए किसने अवध किसान सभा को स्टार्ट किया था। आपको पता है ना सर, सिंपल से शब्दों में से याद रखे, सभा करना, ये सारे काम करने ना एक ही इंसान के काम होते हैं, वो होता है सर बाबाओं के काम। सभा वभा करता कौन है? जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बाबा, वही लोग तो सभा करते हैं। जवान लोग थोड़ी ना सभा करेंगे सर। बस याद रखिए, सभा जहां पे आ जाएगी तो बाबा याद रखना, बाबा लोग सभा करते हैं। जैसे ही बाबा पकड़ोगे तो बाबा रामचंद्रा। तो बाबा रामचंद्रा ने क्या शुरू किया था? अवध किसान सभा शुरू करी थी। कैसे याद रखें? अवध से ही पता चला ना, अवध राम से रिलेट करता है, तो रामचंद्र आ जाएगा। अवध से रामचंद्रा, किसान सभा बाबा लोग करते हैं, तो बाबा रामचंद्रा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, याद रखिए, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्रा। इधर देख लीजिए जरा, अगला क्वेश्चन कहता है, उसने कहा है व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया, वाई इट वॉज अपोज। कहता साइमन कमीशन इंडिया कब आया था और उसको हम लोगों ने अपोज क्यों किया? साइमन कमीशन गो बैक क्यों कहा था? सबसे पहले आया कब था? मेरी आंखों में देखिए एक बार सर, आया था 1927 में। कब आया था? एक बार बाबूजी बोल के बता दो। 1927 में सर, ये वही साल है जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था। हमने उसे अपोज क्यों किया था? बिकॉज अपोज करने का सिर्फ एक ही दर्द है, वो दर्द ये था सर कि उस कमीशन के अंदर, कमीशन का मतलब आप समझते हो, जहां पे कुछ मेंबर होंगे जो डिसाइड करेंगे कि कोई काम सही है कि गलत है। तो अंग्रेजों का जो कमीशन, जो ग्रुप ऑफ मेंबर इंडिया में आए थे चेक करने के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ गलत तो नहीं कर रही है इंडियन लोगों के साथ, वो जो कमीशन आया था, वो जो बंदे आए थे, उसमें एक भी बंदा इंडियन नहीं था। जब एक भी बंदा इंडियन नहीं होगा तो इंडियन का दर्द कैसे
नहीं समझेगा ना, जब दर्द नहीं समझेगा तो बोलेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें तकलीफ दर्द दे रही थी। तो इसीलिए हमने अपोज किया, तो भाई कि तुम्हारे कमीशन में कोई भी इंडियन बंदा है ही नहीं, इसीलिए हमने साइमन कमीशन को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। हाँ या ना, ध्यान से देखो। कब आया था, 1927 में आया था। हमने अपोज क्यों किया, नो इंडियन वॉज देयर, ठीक है, उस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, इसीलिए हमने कहा साइमन कमीशन गो बैक। बोलो तारा रारा, हाँ या ना, एक बार सर आंखों में देखिए प्यार से। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ये कहा हुआ है, on his arrival in India, name the places where महात्मा गांधी organized सत्याग्रह मूवमेंट। कहता है कि बताइए जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो उन्होंने कौन सी तीन जगहों पे उन्होंने अपना सत्याग्रह किया था। सर बहुत आसान जगह है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। पहला जो उन्होंने किया था वो चंपारण में क्या था। सर चंपा नाम की कोई लड़की नहीं है, और मैं तो उसे जानता भी नहीं, आई डू नॉट नो सर। देखिए कहाँ पे किया था, चंपारण में किया था, और कहाँ पे किया था, खेड़ा में किया था, और कहाँ पे किया था, अहमदाबाद में किया। तो याद रखिए चंपा थी वो खेलते खेलते कहाँ चली गई थी सर, अहमदाबाद में चली गई थी। आप खेलने का मतलब समझ रहे ना सर, गलत बात। बस एक बात याद रखिए, चंपा नाम की कोई कन्या है जो खेलते खेलते किसके साथ खेल रही है सर, अहमद के साथ खेल रही है। बच्चे खेलते हैं ना, आप भी खेले होंगे, तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। तो याद रखिए चंपारण, और कहाँ, खेड़ा जिला, और कहाँ, अहमदाबाद में, ठीक है। तो गांधी जी ने बैक टू बैक 3 इवेंट्स किए थे। कहाँ पे सत्याग्रह किया था, पहला चंपारण में, दूसरा खेड़ा में, तीसरा अहमदाबाद में। खेड़ा कहाँ है, अहमदाबाद में। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में है। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। याद रखिए 3 जगह, पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद। याद रखिए चंपारण कहाँ है, बिहार में। बोलिए ये कहाँ पे है, गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में। वन मोर थिंग, अगर वो कहता है गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण, कहाँ, चंपारण में किया था, ठीक है सर। कहाँ, चंपारण में। चंपारण कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। चंपा बहुत ही अच्छी है, तो याद रखिए चंपा, ठीक है। तो इन जगहों पे किया था, याद रखेंगे ना। चंपा खेलते खेलते किसके साथ खेल रही थी, अहमद के साथ खेल रही थी। कहता है नेम द अलाइज, कहता है नेम द अलाइज, कहता है नेम द अलाइज कंट्रीज। कहता है अलाइज कंट्रीज के नाम बता दीजिए। आपको पता है ना, पूरा जब वर्ल्ड वॉर चला था तो जो समस्त मानव समाज है, समस्त कंट्रीज है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, हाँ या ना। तो एक का नाम हमने अलाइज दिया था, ठीक है। तो अलाइज कंट्री में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, उनके नाम आप बहुत बेहतरीन से याद रख लीजिए। क्या याद रखेंगे जरा समझिए। अलाइज कंट्री के नाम होता है, अलाइज कंट्री का नाम है, ठीक है, एक है ब्रिटेन, एक है फ्रांस, और एक है रशिया, ठीक है। कौन कौन से, एक बार बोलिए, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ठीक है, ठीक है। RBF, ठीक है। तो आप नाम कैसे याद, RB और F। R बोले तो ना सुरेश, गलत नहीं, रशिया। B बोले तो ब्रिटेन। F बोले तो फ्रांस, कुछ और नहीं सुरेश। F से फ्रांस, B से ब्रिटेन, R से रशिया, ठीक है। कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक साथ थे, हमने इन्हें अलाइज पावर कहा था। कौन कौन सा, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। BFR, नहीं, BFR, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। गलत बात नहीं सुरेश, ना 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 ना। देखना जरा, कहता है व्हाट इज द अल डोराडो इन लैटिन अमेरिका। कहता है ये अल डोराडो है क्या भाई अमेरिका के अंदर। याद रखना, एल डोराडो का होता है सिटी ऑफ गोल्ड। एल डोराडो क्या है, एक सिटी ऑफ गोल्ड है। एल डोराडो क्या है, सिटी ऑफ गोल्ड, सोने का शहर। इधर तो अपन लोग सोने के देश थे, उधर सोने का शहर है, ठीक है सर। कहाँ पे है सोने का शहर, अमेरिका में। क्यों होगा अमेरिका में, आपको पता है, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा धन है, सबसे ज्यादा पैसा है, सब मोटा माल है ना अमेरिका के पास, इसीलिए तो उनके शहर का भी नाम है सिटी ऑफ गोल्ड। याद रखिए क्या है, सिटी ऑफ गोल्ड। विच कंट्रीज हैज द वोट पावर इन एंड वर्ल्ड बैंक। कहता है कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। हाँ देखिए थोड़ा उधर चला गया था ना। कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट से मार्क कीजिए इसे, विच कंट्रीज हैज द वोट पावर इन IMF एंड वर्ल्ड बैंक। हमेशा याद रखिए
ये जो IMF होता है ना, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक, आपको वर्ल्ड बैंक से पता चल रहा है कि ये समस्त पूरी दुनिया का बैंक है। जैसे कंट्रीज के बैंक होते हैं, शहर के बैंक होते हैं, वैसे ये पूरी दुनिया का जो बैंक है उसे हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। धंधा क्या है वर्ल्ड बैंक का? एक ही काम है, अगर किसी कंट्री वाला कोई देश लोन लेना चाहता है अपने देश में डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसे लोन कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है सरकार, मान लीजिए कोई कंट्री गरीब है तो उसे लोन चाहिए तो कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। उसी प्रकार एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IMF। इसका नाम है IMF को फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो पूरे दुनिया का इंटरनेशनली मॉनेटरी मतलब होता है पैसे से लेन देन का काम ये भी करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी लेन देन का काम करती है, पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज के बीच में काम करती है, किसी पर्टिकुलर बंदे के बीच में काम नहीं करती है IMF। तो हमेशा याद रखिए इनमें IMF में और वर्ल्ड बैंक में भी ना कुछ कंट्रीज इकट्ठा हुई हैं, क्योंकि IMF ये जो वर्ल्ड बैंक है अगर ये पैसा देगा तो इसके पास पैसा आए ना भी तो कहीं से चाहिए, तभी तो ये देगा ना वर्ल्ड बैंक। तो इसमें कुछ कंट्रीज इकट्ठा हुई हैं वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, कुछ कंट्री ने अपना ग्रुप बनाया, उसने कहा चलो हम मिल के बनाते हैं एक वर्ल्ड बैंक, और जब कोई गरीब कंट्री आएगी हम इसमें से लोन उसे दे देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ले लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक में वोट करने का पावर है। वोट करने का पावर मतलब मान लीजिए 5 कंट्री ने मिलके एक वर्ल्ड बैंक बना दिया, तो 3 कंट्री एक मुद्दे पे बोल रही ये काम करो, 2 कंट्रीज बोली नहीं भाई ये काम मत करो, तो कैसे डिसीजन हो, किसकी बात मानी जाए? तो जिन कंट्रीज ने मिलके वर्ल्ड बैंक बनाया है ना, उन्हीं को कहा गया भाई साहब कुछ भी होगा, अगर मत में डिफरेंसेस है, आप चाहते हो कुछ और हो, वो चाहता है कुछ और हो, तो आप एक काम करते हैं वोट करवा लेंगे। तो वोट कर लेना, जब वोट कर लेंगे जिसका वोट ज्यादा होगा उसी की बात मानी जाएगी। ठीक है सरकार। तो क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल है, अमेरिका के पास बहुत पैसा है, पावरफुल है, इसीलिए अमेरिका की वोट की पावर जरूर होती है। और जो वर्ल्ड बैंक में ही अगर मान लीजिए कोई गरीब कंट्री है जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कम ताकतवर की कंट्री है, उसको वोट देने का भी हक नहीं होता है। ठीक है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका पावरफुल है तो ऑब्वियस सी बात है IMF में और वर्ल्ड बैंक में कौन वोट दे सकता है? नन अदर देन स्टेट ऑफ अमेरिका। हमेशा याद रख लेना यार, पैसे का कोई भी चीज लेन देन हो, पैसे का अगर कोई भी लेन देन हो तो उसे कौन जीतेगा? हमेशा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि इसी पैसा इसी के पास, धन इसी के पास है, तो देगा कौन यार? अमेरिका ही देगा ना। इसमें सोचने वाली बातें, जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल कॉमन सेंस से करोगे तो भी हो जाएगी ये बातें। IMF की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक की, और सबसे ताकतवर पैसे में अमेरिका, तो अमेरिका का ही लेना देना होगा, बस बात खत्म। अराउंड 500 ईयर्स बैक, आज से 5 साल पहले, विच क्रॉप वॉज नॉट नोन, आज से 5 साल पहले कौन सी ऐसी क्रॉप थी जो हमारे एसेंसर्स मतलब कि जो हमारे पूर्वजों को नहीं पता थी? आप जान के हैरान होंगे, आप एक ऐसी क्रॉप है जो हमारे पूर्वजों को नहीं पता थी जबकि अब हमें पता चल गया। उस क्रॉप का नाम होता है सर पोटैटो। पोटैटो एक ऐसी क्रॉप है जो हमारे पूर्वजों को नहीं पता थी, हमें पता है। हाँ या ना? मजेदार है ना सर? ये भी आपके पेपर में आ सकता है। पोटैटो चिप्स तो खाओगे ही ना आप, तो माहौल है सर। इधर देखिए, हु ब्रॉट प्रिंटिंग टू यूरोप, हमेशा याद रखिए, कहता है किसने, कौन यूरोप के अंदर प्रिंटिंग लेके गया था? प्रिंटिंग प्रेस को यूरोप के अंदर कौन लेके आया था? इनका नाम याद रखिए, इनका नाम बहुत खूबसूरत है, योहाना गुटेनबर्ग। योहाना गुटेनबर्ग, ठीक है सर, ये सुहाना नहीं है, योहाना है ना? सुनो ना संगमरमर, याद रखना, योहाना गुटेनबर्ग यही माई बाप है किसके? प्रिंटिंग प्रेस के। कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप में, यूरोप में, यूरोप बोले तो लंदन वाला जो इलाका है ना, नॉर्दरलैंड, और ये नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सारी कंट्रीज जो हैं दीज आर द यूरोप में आती हैं। याद रखिए, योहाना, सुहाना नहीं, योहाना, ठीक है। योहाना गुटेनबर्ग जो ऐसा इंसान था जो यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस को लेके गया था, याद रखिए। फिर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कहता है, विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय द गुटेनबर्ग। जब आप सोचिए, योहाना गुटेनबर्ग लेके गया कहाँ पे? यूरोप में। कौन क्या लेके गया था? प्रिंटिंग प्रेस लेके गया था, तो यही तो किताब छापेगा ना, और कोई छाप सकता है क्या? जो बंदा लेके जाएगा वही छापेगा। तो कहता है कि इस बंदे ने कौन सी पहली किताब छापी थी? कौन सी पहली किताब छापी थी? जरा देखिए, निगाहों में देखिए सर, कितनी, द ग्रेट बुक इज कॉल्ड बाइबल। सर इन्होंने सबसे पहले कौन सी किताब छापी? बाइबल छापी। ये याद रख लीजिए, योहाना गुटेनबर्ग यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस को लेके गए थे, इन्होंने सबसे पहली किताब बाइबल छापी थी, होली कुरान। सर कुरान सर बाइबल, याद रखिए कौन सी है? बाइबल है, बाइबल किताब छापी जीसस क्राइस्ट का,
ठीक है ना, इट्स कॉल्ड बाइबल, याद रख लीजिए प्लीज, बाइबल है ये, इन्होंने बाइबल को ही प्रिंटिंग प्रेस पे प्रिंट किया था। व्हेन द फर्स्ट पेपर बैक एडिशन ऑफ द बुक्स पब्लिश्ड, हाँ तो सबसे पहले व्हेन द फर्स्ट पेपर बैक एडिशन ऑफ द बुक, पेपर बैक का मतलब जो अपन लोग किताबें पढ़ते हैं ना, अपन लोग जो किताबें पढ़ते हैं ना उसे पेपर बैक किताबें बोलते हैं। एक किताब मिल जाए, हाँ सरकार, दिस इज कॉल्ड, ओहो दिस इज कॉल्ड पेपर बैक बुक, ठीक है। तो ऐसी किताबों को पेपर बैक बुक बोलते हैं। तो उसने यही कहा हुआ है कि कब कब फर्स्ट पेपर बैक एडिशन छापा गया था, सबसे पहले कब छापा गया था, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द स्टार्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जब भी ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ था ना तब पहली किताब, ग्रेट डिप्रेशन मतलब होता है जब मंदी शुरू हो गई थी समाज में, इकोनॉमी में जब मंदी शुरू हो गई थी तभी हमने पहली पेपर बुक छापी थी, याद रखिए विद द स्टार्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ये याद रखिए पहली पेपर बुक छपी थी, ठीक है सर। अगला सवाल देख लीजिए, कहता है नेम द बुक सोल्ड बाय द ट्रेवलिंग, नेम द बुक सोल्ड बाय द ट्रेवलिंग पैडलर, ठीक है, नेम द बुक सोल्ड बाय द ट्रेवलिंग पैडलर। तो एक बुक का नाम बताइए जो बेची गई थी किसके द्वारा, ट्रेवलिंग पैडलर्स के द्वारा वो बेची गई थी बुक, उसका आपको नाम बताना है, उस बुक का नाम बताना है जो ट्रेवलिंग पैडलर्स के द्वारा ट्रेवलिंग पैडलर्स के द्वारा क्या की गई थी सर, बेची गई थी। तो आप समझिए जरा, पेनी चैप बुक उस बुक का नाम था। देखिए सर, ट्रेवलिंग पैडलर मतलब आप पैडलर का मतलब होता है जो चप्पू नहीं चलाते, क्या बोलते हैं उसमें, नाव में बैठ के जो चप्पू चलाते उसे पैडलर बोलते हैं। तो आप सोच के देखिए यार, पैडलर है, अगर ये किताब बेचेगा भी ना तो बहुत कम दामों में बेचेगा, क्यों, क्योंकि अगर अमीर लोग, अगर कोई दूसरा बंदा होता तो किताब बहुत महंगे में बेचता, पैडलर हैं, ये घूमने वाले पैडलर हैं, ये कितने में किताब बेचे में, पैनी में, पैनी मतलब बहुत कम दामों में बेचेंगे, बस इसी से याद रखना, ट्रेवलिंग पैडलर है ना वो किताब बहुत कम दामों में बेचेगा, तो बस इसी से आप पकड़ लेना, वहां पे याद आ जाएगा आपका, ट्रेवलिंग पैडलर है तो गरीब होगा, गरीब है तो कम दाम में बेचेगा, दिस इज कॉल्ड पेनी चैप बुक, ठीक है सरकार। तो पेनी चैप बुक ये किताब थी जिसको किसने बेची थी, ट्रेवलिंग पैडलर ने बेची थी, नाम याद रखना, पेनी चैप बुक। आपको याद कैसे रहेगा, मैंने बताया ना पैडलर होते हैं जो चप्पू चलाते हो, गरीब लोग, गरीब होंगे तो पैनी में बेचेंगे, दैट इज ऑल, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, आराम से आप समझ लीजिए, है ना, हल्का सा भी अपने दिमाग को खुश रखेंगे ना वो खुद ही चीजों को याद करेगा, बस आपकी शर्त होनी चाहिए कि आप खुश रहेंगे सर, ठीक है, एक बार खुश होइए, आप खुद चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि खुश होने से आप नहीं पढ़ सकते, दुख होने से पढ़ सकते तो दुखी रहिए, और एक बार करके तो देखिए कि खुश होने से आप पढ़ सकते हैं कि नहीं। जिंदगी बहुत कीमती है, डोंट वेस्ट योर लाइफ अ सिंगल मोमेंट सर, खुश रहिए, आप पढ़िए, मजे लीजिए। देखिए कहता है इन द 19th इंडस्ट्रियलिस्ट इन विच कंट्री स्टार्टेड यूजिंग द मशीन्स, आप खुद ही सोचिए सर, कहता है कि कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट इन विच इन द 19th सेंचुरी, सर 19th सेंचुरी होगा यहाँ पे, 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है कौन से देशों में उन्होंने मशीन का आविष्कार मशीन को यूज करना शुरू कर दिया था। 19th सेंचुरी में सबसे पहले ऐसा कौन सा देश है जिसने मशीन का यूज करना शुरू किया था, आप खुद सोच के बताइए सर, मशीन का यूज कौन करेगा आजकल, आप भी सोच लीजिए, किसके घरों में सारी मशीनें लगी होंगी, जो अमीर होगा ना, गरीब देश थोड़ी ना अफोर्ड कर पाएगा, गरीब देश थोड़ी ना कुछ कर पाएगा, तो अमीर देश ही मशीन को यूज करेगा। तो अमीर देश पहले से ही कौन है, आज भी कौन है, अमेरिका, तो अमेरिका ही तो यूज करेगा यूएसए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, माहौल जच जाएगा सर, कसम है आपको, ठीक है। द आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला सवाल ये रहा आपकी आंखों में, कहता है इन विच डिकेड फैक्ट्रीज ओपन इन इंग्लैंड, कहता है ऐसा कौन सा डिकेड था जब इंग्लैंड के अंदर भी फैक्ट्रियां ओपन होनी शुरू हो गई थी। तो सर याद रखिए 1730, 1770 के डिकेड्स में इंग्लैंड में भी फैक्ट्री होना शुरू हो गई थी, हाँ या ना, याद रखिए, इसमें याद रखिए 1730, ठीक है, 1730 याद रहेगा ना सर, 1730, हाँ या ना, ठीक है, ओके 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 ओके। कहता है सर ये चल नहीं रहा है, उन्होंने कहा हु वर गुमस्तास, ठीक है, गुमस्तास कौन हुआ करते थे सर, गुमस्तास कौन हुआ करते थे, एक बार देख लेते हैं गुमस्तास कौन हुआ करते थे, गुमस्तास कौन हुआ करते थे। कहता है सुपरवाइजर्स अपॉइंटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द वीवर। हमेशा याद रखिए पहले के टाइम पे जब
ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, वो लोगों से कर वर वसूलने के लिए इंडियन ही लोगों को रख, भाई तू जा सबसे कर उठा के ला, तू जा सबको लूट के लेके आ। तो घुमस्तास वो होते थे जो पहले के टाइम पे जो बुनकर हुआ करते थे ना, जो हाथ से बुनाई करते थे ना वीवर्स, उनसे कर लेने के लिए उनको भेजा करते थे। उनके सुपरवाइजर जो हाथ से काम करते थे, हाथ से बुनाई करते थे, उनके सुपरवाइजर को घुमस्तास बोलते थे। घुमस्तास कौन होते थे? जो हाथ से कढ़ाई बुनाई करते थे, उनको सुपरवाइज करने वाले बंदे इसको घुमस्तास बोलते थे। जिसे कौन अपॉइंट करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। सर ये रहा लिखा हुआ, सुपरवाइजर अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ओवर द वीवर्स। याद, उन्हें घुमस्तास बोलते थे, याद रख लीजिए, थोड़ा सा माहौल है। विच मेथड वर अडॉप्टेड टू क्रिएट न्यू कंज्यूमर? हमेशा याद रखिए, मान लीजिए कोई आपका माल है जो बिक नहीं रहा है, हमेशा याद रखिए 90% माल हमेशा बिक जाता है, लोगों को जरूरत भी नहीं होती ना तो भी लोग खरीद लेते हैं माल। पता है किसके दम पे? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के दम पे। एप्पल आईफोन खरीदना सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई खरीदना चाहता, क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट ही इसी तरीके से की गई है, लोगों को बताया गया कि अगर ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा तो आप गधे हैं। लोगों को लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो मैं समाज से पीछे हूं, मैं समाज से पीछे हो जाऊंगा, मेरी पर्सनालिटी नहीं होगी। ये एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है लोगों को, उनकी साइकोलॉजी को चेंज कर दिया जाता है एडवर्टीजमेंट के जरिए। देखते नहीं, टूथपेस्ट का एडवर्टीजमेंट होता था, एक खूबसूरत सी कन्या घूमती रहती है जो टूथपेस्ट कर रहा होता है। सर एक बार देखिए, तो बस यही चीज है, अगर आपको किसी भी चीज को बेचना है तो आप क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो यही करेक्ट आंसर है। आज के टाइम पे अगर आपको कंज्यूमर क्रिएट करना है तो आप एडवर्टीजमेंट कीजिए, हाँ या ना। अगला सवाल ये रहा, जरा एक बार बता दीजिए मुझे। विच सॉइल, कहता है विच सॉइल इज फाउंड इन अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ अ कंट्री? कहता है हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है? हाउ इट फॉर्म, और ये कैसे बनती है? एक बार देखिए, जरा बताइए मुझे। अल्वेला सॉइल, हमेशा याद रखिए अल्वेला सॉइल ही होती है जो हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरा, दिस इज फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ रिवर्स, है ना, जो रिवर्स बहती हुई, जब ऊपर से रिवर बहती हुई आती है ना तो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी उट्टी लेके आती है, और वो मिट्टी उट्टी साइड में छोड़ती जाती है। इसी साइड में छोड़ने से जो मिट्टी ऊपर से लेके आती है साइड में छोड़ती है, इसी को हम बोलते हैं अल्वेला सॉइल। अल्वेला सॉइल हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है, और इसे कौन बनाता है? रिवर्स, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ अ रिवर्स से ये बनती। सर ये रहा, इसकी पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी, हाँ या ना। कहता है विच सॉइल इज फॉर्म्ड इन अ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड मालवा, ठीक है। हाउ दिस सॉइल इज फॉर्म्ड, कहता है कि आप ये बताइए जरा, महाराष्ट्र में कौन सी सॉइल मिलती है? हमेशा याद रख लो यार, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल मिलती है, काली मिट्टी, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सी सॉइल? काली मिट्टी। तो याद रखिए ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र में कैसी ब्लैक सॉइल मिलती है? इट इज मेड ऑफ अ लावा फ्लोस। तो जो लावा होता है, जो लावा फ्लो हुआ था ना, आपको पता ना, जब वोल्केनो इरेप्ट होता है तो उसमें से ढेर सारे लावा निकलते हैं, और पता नहीं ऑक्सीजन गैस निकलती है, वेपर्स ढेर सारी गैस निकलती है, वेपर्स निकलती है, लावास निकलते हैं, तो उसी लावा से फॉर्म होती है कौन? ब्लैक सॉइल। याद रख लीजिए प्लीज, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में मिलती है, किससे फॉर्म होती है? लावा के इरप्शन से, फ्लो ऑफ लावा से, जब लावा निकलता है तब ये फॉर्म होती है। और अल्वेला सॉइल कैसे फॉर्म होती है? रिवर्स से। रिवर्स ढेर सारी डिपॉजिट्स लेके आती है, दोनों तरफ छोड़ देती है, तो रिवर्स से फॉर्म होती है अल्वेला सॉइल, हाँ या ना। ठीक है सरकार, कहाँ पे मिलती है ब्लैक सॉइल? महाराष्ट्र में मिलती है, ये याद रख लीजिए। अगला सवाल कहता है, उनका राइट द नेम ऑफ एनी टू इंपॉर्टेंट फैक्टर इन विच प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कहता है जब मिट्टी बनेगी उसके लिए कौन से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है? सर बहुत इजी है, एक बार इधर देखिए सर, इधर देखिए। पहला फैक्टर क्या होता है? कहता है सबसे पहला है रिलीफ, ओहो ठीक है, कहता है रिलीफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ह्यूमस एंड टाइम। ठीक है सरकार, इतनी सारी चीजें जरूरत पड़ती है किस चीज के लिए? एक मिट्टी को फॉर्म होने के लिए। हमेशा देख, रिलीफ, पेरेंट रॉक, मिट्टी जो पत्थर होते ना, उसे धीरे धीरे टूटता रहता है मिट्टी। क्लाइमेट, उसका क्लाइमेट का मतलब सर्दी बारिश गर्मी तीनों होनी चाहिए, तभी तो कोई भी पत्थर चटकेगा टूटेगा। वेजिटेशन, और वहां के वेजिटेशन के ऊपर भी डिपेंड, पेड़ पौधे कैसे हैं वहां के, कैसे क्या है। कई बार पेड़ निकलता तो क्रैक आ जाता है बहुत सारी चीजों में, जो पत्थर बड़े बड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक है। इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जरूरत है। ह्यूमस, वाटर में नमी कितनी है, एयर में एयर कैसी है,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम, बहुत सालों बाद कोई भी मिट्टी फॉर्म होती है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मिट्टी को फॉर्म करते हैं। काइंडली राइट इट डाउन सर, दीज आर द फैक्टर जो मिट्टी को फॉर्म करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर सब याद नहीं हो रहा, 3-4 अगर आप याद रहेगा तो भी आपके काम हो जाएगा, क्योंकि ये सब एमसीक्यू में आने हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 2 सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। कोई भी 2 सॉइल, अभी तो मैंने बताया था, 4 बता देता हूं, आप 2 लिख ले। एक एल्वेला सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है, अगला है ब्लैक सॉइल जो महाराष्ट्र में मिलती है, अगली है रेड सॉइल, येलो सॉइल। देखिए सर कोई भी लिख दे, एल्वेला सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। रेड सॉइल भी मिलती है जिससे घर बनते हैं ना इंटूट वाले। येलो सॉइल भी मिलती है, लेटराइट सॉइल भी मिलती है, और ये ठीक है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल भी मिलती है। ये सारी सॉइल हैं, कोई भी आप 2-3 याद रख लीजिए। स्पेशली अल्वेला याद रखिए सबसे ज्यादा, ब्लैक, रेड एंड येलो। हाँ या ना, याद रहेगा ना सर? आप ये मत बोलिए मैं कलर्स के नेम बता रहा हूँ, नहीं सर, मैं कलर्स का नाम नहीं बता रहा हूँ, मिट्टी के नाम बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सॉइल है ये। एक बार और देखिए मेरी तरफ, कहता है हाउ मच वाटर इज देयर इन अ वर्ल्ड आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन। कहता है पूरे समस्त वर्ल्ड में कितना % ऐसा पानी है जिसे ह्यूमंस यूज कर सकता है? आपको पता है कितना % पूरे वर्ल्ड में ऐसा पानी है जिसे सब ह्यूमंस यूज कर सकते हैं, जो यूजेबल है इंसान के लिए? ऐसा कितना % वाटर है? सर आप जान के हैरान हो जाएंगे, ओनली 2.5% ऑफ टोटल वाटर। पूरे पानी का सिर्फ 2.5% ही ऐसा है जो ह्यूमंस यूज कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से यूज कीजिए, समझ के यूज कीजिए, है ना, क्योंकि जब आपका छोटा चुन्नू मुन्नू आएगा उसके लिए पानी की जरूरत है ना, वरना उसे दुख होएगा, बोलेंगे मेरी मम्मी या मेरे पापा ने सारा पानी खुद ही पी गए, हमारे लिए तो छोड़ा नहीं। ठीक है सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक बार प्यार से देखिए और आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, इसमें मैं आपको, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ये आपकी मर्जी है। ठीक है सर, खुश रहिए और देखते रहिए वीडियो को, और फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।